एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बीहाइव का एक चैप्टर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। आई एम श्योर आप सबने उनका नाम जरूर सुना होगा। बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। इनफैक्ट वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं। उनका फील्ड ऑफ रिसर्च था मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और फिजिक्स में जो उन्होंने रिसर्च की उसके लिए 1921 में उनको दिया गया नोबेल प्राइज, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इस लेसन में हम मेनली 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के चाइल्डहुड के बारे में, और फिर उनका जो इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स और फिजिक्स में उसके बारे में। फिर हम जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, यानी कि उनकी जो मानवता थी, जो ह्यूमैनिटी में जो उनका फेथ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। 14 मार्च 1879 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ हुआ जर्मनी की एक सिटी उल्म में। अब ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 1 या 1.5 साल की उम्र तक बोलना सीख जाते हैं, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक शब्द भी नहीं बोला था जब तक कि वो 2.5 साल के नहीं हुए। 2.5 years तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स जो थे वो काफी वरिड थे। उनको लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, वो बोलना शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। बट फाइनली वो बोलने लगे। अब उनकी जो मदर थी उनको लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्रेजी हैं, फ्रीक हैं। आप सोच ही सकते हैं कि जब उनकी सगी ममा को ये लगता है कि वो उनके साथ कुछ गलत है, वो फ्रीक हैं, वो पागल हैं, तो बाकी लोगों को तो उनके बारे में क्या ही लगता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके साथ आसपास रहने वाले जो बच्चे थे जो उनके साथ खेलते थे, वो उनको बुलाते थे ब्रदर बोरिंग, क्योंकि आइंस्टाइन जो थे वो शुरू से ही थोड़े इंट्रोवर्ट थे। वो बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, तो यही कारण था कि बच्चे उनको बहुत ज्यादा बोरिंग समझते थे, और उनका नाम भी निकाल दिया था ब्रदर बोरिंग। इसी वजह से आइंस्टाइन बचपन में ज्यादातर समय अकेले ही खेलते रहते थे, क्योंकि कोई उनके साथ खेलना नहीं चाहता था। और उनका बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मैकेनिकल टॉयज में, मतलब जैसे गाड़ी हो गई या कोई मशीन हो गई जो सेल वगैरह डाल के चलती हो। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि जब उनकी छोटी बहन माजा का जब बर्थ हुआ, तब आइंस्टाइन को जब उनकी सिस्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि अच्छा, पर इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके टायर्स कहाँ हैं। तो इससे पता चलता है कि उनको मैकेनिकल टॉयज में कितना ज्यादा इंटरेस्ट था। उनको लगा कि उनकी छोटी बहन भी कोई नया खिलौना ही है, बट उसके टायर्स नहीं है, उसके व्हील्स नहीं है। अब बात करते हैं उनकी अर्ली स्कूल लाइफ के बारे में। जो उनके हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बार आइंस्टाइन के फादर को बोला कि आइंस्टाइन चाहे जिंदगी में कुछ भी कर ले, पर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि उनके जो टीचर्स थे या उनके हेडमास्टर जो थे, वो कितना जज करते थे आइंस्टाइन को। उनको पता ही नहीं था कि वो कितने बड़े जीनियस होने वाले हैं। उनको बस ये लगता था कि नहीं, ये तो बहुत डफर है, ये स्टूपिड है, ये कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसा उनको क्यों लगता था? रीजन ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो दूसरे बच्चों से थोड़े अलग थे। उनका बात करने का तरीका, उनका पढ़ाई करने का तरीका, ये दूसरे बच्चों से मेल नहीं खाता था, और इसीलिए उनके टीचर्स सोचते थे कि इसको कुछ नहीं आता, ये बहुत ज्यादा डफर है। जब वो 6 साल के हुए, तब उनकी मदर ने उनको वायलिन क्लासेस ज्वाइन कराई, क्योंकि उनकी मदर ने सोचा कि चलो, अगर ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम म्यूजिक के फील्ड में ये अच्छा करेगा। तो आइंस्टाइन को ये क्लासेस बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत अच्छे से वायलिन बजाना सीखा। हालांकि उन्होंने इसको एज अ करियर ऑप्शन तो परस्यू नहीं किया, बट वो हमेशा जब भी उनके पास फ्री टाइम होता था वो काफी एंजॉय करते थे वायलिन को प्ले करना। स्कूलिंग इन म्यूनिक। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके टीचर्स उनको पसंद नहीं करते थे, तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा नहीं था कि आइंस्टाइन अच्छे स्टूडेंट नहीं थे या वो इंटेलिजेंट नहीं थे।
वो इंटेलिजेंट भी थे, वो अच्छे मार्क्स भी लेकर आते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते थे अपने टीचर्स से। और यही कारण है कि टीचर्स का उनके साथ क्लैश होता था, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो जाते थे, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे। आइंस्टाइन ऐसे बच्चे नहीं थे कि जो उनको हाथ में थमा दिया गया वो उसको रट लेंगे, वो क्रैम कर लेंगे। वो हर चीज को समझना चाहते थे, समझ के उसको लर्न करना चाहते थे। और यही कारण था कि उनके काफी क्लैशेस होते थे उनके टीचर्स के साथ। दूसरी चीज जो उस स्कूल के बारे में आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो थी वहां का स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन यानी कि एक मिलिट्री डिसिप्लिन, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन। अब ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन स्कूल में नहीं होना चाहिए, बट डिसिप्लिन का मतलब ये कतई नहीं है कि बच्चों को इतनी फ्रीडम भी ना हो कि वो अपने टीचर्स से क्वेश्चंस पूछ सकें। तो ये जो चीज थी, इस तरह का जो डिसिप्लिन था कि किसी को कोई सवाल करने की इजाजत भी नहीं दी जाती थी, ये आइंस्टाइन को बिल्कुल भी चीज पसंद नहीं थी। यही कारण है कि वो जब 15 इयर्स के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया स्विट्जरलैंड जाने का। स्विट्जरलैंड भी यूरोपियन कंट्री ही है, पास में ही है जर्मनी के। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आगे की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में करूंगा, और जैसे तैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया। स्विट्जरलैंड के स्कूल का जो एनवायरनमेंट था वो काफी बेटर था, वो काफी लिबरल था, काफी एक तरह से खुला माहौल था। वहां पे बच्चों को ये नहीं बोला जाता था कि आप सवाल ना पूछें या आप बस रट्टा मार लें बिना समझे। तो वहां पे उनका मन काफी लगा, पढ़ाई में भी उनका इंटरेस्ट काफी जागा। और उसके बाद वहां पे हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि आगे की पढ़ाई भी वो स्विट्जरलैंड में रह के ही पूरी करेंगे, इसलिए उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बट उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, अपनी हायर स्टडीज के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुना? फिजिक्स। क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो था वो फिजिक्स में सबसे ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने अपनी हायर स्टडीज करने की सोची फिजिक्स में। और यूनिवर्सिटी डेज में ही वो मिले मिलीवा मेरिक से। मिलीवा मेरिक उनके साथ ही पढ़ती थी और काफी इंटेलिजेंट लड़की थी मिलीवा। वो स्विट्जरलैंड आई थी पढ़ने क्योंकि उनकी जो कंट्री थी वहां पे गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन नहीं मिलता था, इसलिए वो यहाँ पर पढ़ने आई थी। और आइंस्टाइन को एक अच्छा दोस्त मिला मिलीवा में, क्योंकि वो भी औरों से काफ़ी अलग थी। वो आइंस्टाइन ने उनके लिए कहा कि आई सॉ अ फ्रेंड इन हर अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। फिलिस्तीन होते हैं वो लोग जो आर्ट या म्यूजिक या इंटेलेक्ट की इज्जत नहीं करते। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मिलीवा ऐसी नहीं थी। मिलीवा इंटेलिजेंट तो थी ही, बट वो आर्ट लवर थी और वो रिस्पेक्ट करती थी आर्ट की, म्यूजिक की और इन सब चीज़ों की। तो उनके जो थॉट्स थे वो काफ़ी एक दूसरे से मिलते थे। वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बने और इनफैक्ट आइंस्टाइन फेल इन लव विद हर। आइंस्टाइन को उनसे प्यार हुआ और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे। ईयर 1900 में जब आइंस्टाइन सिर्फ 21 इयर्स ओल्ड थे, सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो कि उस वक्त में एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी। उसके बाद कुछ वक्त के लिए जब तक उनको अच्छी जॉब नहीं मिली तब तक उन्होंने काम किया एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे। उन्होंने प्राइवेट ट्यूशंस भी देनी शुरू करी और 2 साल बाद 1902 में उनको फाइनली एक जॉब मिल गई। बट ये जो जॉब थी ये भी कोई उनके मन की जॉब नहीं थी, कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं था। उनको जॉब मिली थी एक टेक्निकल एक्सपर्ट की, जिसमें बेसिकली उनका काम ये था कि उनको दूसरे लोगों की इन्वेंशंस के बारे में पेपर्स लिखने होते थे, उनके बारे में पढ़ के एक तरह से एक रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, जो कि ऑब्वियसली एक डेस्क एक टेबल जॉब था कि बैठो और सुबह से शाम तक लिखते रहो। तो काफ़ी बोरिंग सा काम था। आइंस्टाइन ने ये वक्त को यूज किया और ऑब्वियसली पूरे के पूरे दिन तो वो ये काम नहीं कर सकते थे, तो जो भी उनके पास खाली वक्त होता था उसमें वो खुद की रिसर्च पे पूरा टाइम देते थे। जैसे कि मैंने बताया कि फिजिक्स में उनको बहुत इंटरेस्ट था, वो काफी रिसर्च करते थे और अपने फील्ड में यानी अपनी फिजिक्स के ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च किया। और जब भी उनके पास फ्री टाइम होता था बस वो यही करते रहते थे और अपनी रिसर्च के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते थे वो अपने टेबल की एक ड्रॉर में रखते थे। एक ड्रॉर उन्होंने खाली रखा था इसी तरह के पेपर्स रखने के लिए।
इसलिए वो मजाक में उस ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी कहते थे। क्यों? क्योंकि वो जितना भी रिसर्च कर रहे थे फिजिक्स पे, वो सबका सब मटेरियल उसी ड्रॉर में था। तो एक तरह से वो एक छोटा सा अपने आप में ऑफिस सा था आइंस्टाइन के लिए। उनकी मेहनत रंग लाई 1905 में। उनका एक पेपर पब्लिश हुआ, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस साइंस जर्नल में। वो पेपर था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। अब आपने शायद साइंस में ये फॉर्मूला पढ़ा हो, E = mc²। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है फिजिक्स का। बहुत हर चीज में ये, यानी कि जो भी रिसर्च हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी में, चांद पे गए हैं लोग, मार्स पे गए हैं, तो ये फॉर्मूला वहां यूज होता ही है। तो इस पेपर से इस फॉर्मूला को जब उन्होंने इन्वेंट किया तो उनको बहुत रिकग्निशन मिली, पहचान मिली, बहुत इज्जत मिली। लोग जानने लगे आइंस्टाइन को। अब बात करते हैं फिर से मिलीवा मैरिक की। मैंने आपको बताया था कि आइंस्टाइन उनसे शादी करना चाहते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि उनकी मदर को इस मैरिज से एतराज था। उनकी जो मदर थी वो नहीं मानी, क्योंकि उनको मिलेवा पसंद नहीं थी। एक कारण तो ये था कि वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और उस जमाने में लोगों की सोच ये हुआ करती थी कि लड़की जो है वो लड़के से उम्र में छोटी होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम जो उनको थी मिलीवा से, वो ये थी कि मिलीवा बहुत इंटेलिजेंट थी, और उनकी मदर कहती थी, आइंस्टाइन की मदर कहती थी कि ऐसी लड़की लाने का क्या फायदा, ये तो तुम जैसी किताब ही है। तुम हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हो, ये भी हमेशा बुक्स पढ़ती रहेगी। तो वो आइंस्टाइन के लिए ऐसी लड़की लाना चाहती थी जो घरेलू हो, जो आइंस्टाइन का ख्याल रख सके, ध्यान रख सके। पर मिलीवा ऐसी नहीं थी। वो काफी एम्बिशियस थी और अपने करियर में काफी कुछ करना चाहती थी। तो कुछ वक्त के लिए आइंस्टाइन ने ये प्लान ड्रॉप किया, अपनी शादी कैंसिल की। बट फाइनली 1-1.5 साल बाद 1903 में उन्होंने फाइनली मिलीवा से शादी कर ली। उनके 2 बेटे भी हुए, बट अनफॉर्चुनेटली ये शादी नहीं टिक पाई, और 1919 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद आइंस्टाइन ने दूसरी शादी की अपनी कजिन एल्सा से। उसी साल 1909 में ही उन्होंने दूसरी शादी की अपनी कजिन से। उनकी दूसरी मेजर रिसर्च क्या थी? एक तो फर्स्ट थी, वो तो 1905 में जो उनका पेपर पब्लिश हुआ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में। 1915 में उन्होंने एक और पेपर पब्लिश कराया जो कि था जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब ये एक थियोरेटिकल पेपर ही था सिर्फ तब तक जब तक 1919 में ये एक्यूरेट प्रूव नहीं हो गया। जब एक सन एक्लिप्स हुई, यानी सूर्य ग्रहण जब लगा, तब आइंस्टाइन ने जो भी थियरी दी थी 1915 में, 4 साल बाद वो थियरी सही साबित हुई और आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। उस वक्त सब साइंटिफिक कम्युनिटी उनको जानने लगी, उनको इज्जत देने लगी, और वो अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। और इसी तरह का रिसर्च जो उन्होंने फिजिक्स में किया, 1921 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया, और इससे बड़ा प्राइज कोई होता नहीं है। ये सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो आइंस्टाइन को दिया गया। आइंस्टाइन जर्मनी के थे, उन्होंने काफी बड़े साइंटिस्ट भी बन गए थे। फिर उनको क्या जरूरत पड़ी अपनी कंट्री छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके रहने की? वेल, आपने हिटलर के बारे में सुना ही होगा, जर्मनी के लीडर थे। 1933 में हिटलर की जो पार्टी थी वो पावर में आ गई, नाजी पार्टी जो थी, और ये जो लोग थे वो काफी एक्सट्रीमिस्ट थे। जूस के खिलाफ काफी कुछ किया उन्होंने, बहुत लोगों को मार भी दिया। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, साइंटिस्ट जो थे या पढ़े लिखे जो लोग थे, वो उनको काफी डिसलाइक करते थे और काफी चिंता में भी थे, क्योंकि जो हिटलर थे, नाजी पार्टी थी, उनके जो एक्शंस थे वो काफी वायलेंट हुआ करते थे। 1938 में जब न्यूक्लियर फिशन के बारे में, जब इसकी डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिशन ने, तो जर्मनी ने भी एक तरीका ढूंढ लिया एटम बॉम्ब बनाने का। अब आपको पता ही है एटम बॉम्ब कितना ज्यादा डेंजरस बॉम्ब है। तो सबके सब जो साइंटिस्ट थे वो काफी ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कोई बॉम्ब अगर हिटलर के हाथ लगा तो वो उसका मिसयूज जरूर करेगा लोगों को मारने के लिए, और अपनी जो पावर है, अपना रुतबा है, वो इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यही कारण था कि आइंस्टाइन अमेरिका उनको जाके रहना पड़ा अपनी कंट्री छोड़ के, क्योंकि
उनको पता था कि हिटलर जो था वो हमेशा मतलब इस तरीके के ऐसे ऐसे साइंटिस्ट्स को कैप्चर कर लेता था, उनको एक तरह से कैप्टिवेट करके रखता था ताकि उनकी नॉलेज को अपने मतलब के लिए यूज कर सके। और यही रीजन था कि सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं, उस जमाने के काफी साइंटिस्ट अमेरिका चले गए। 1939 में आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, जिसमें उन्होंने उनको बताया कि एटम बॉम्ब, सिर्फ एक सिंगल एटम बॉम्ब ही कितना ज्यादा डेंजरस है और इन चीजों पे रिसर्च को तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि अगर एटम बॉम्ब्स बनने लगे तो दुनिया को काफी नुकसान होगा। तो एक तरह से वार्निंग दी उन्होंने ये बताने के लिए कि प्लीज इसको बंद करा जाए। उनकी वार्निंग के बावजूद अमेरिकन ने सीक्रेटली एटम बॉम्ब्स डेवलप किए, बनाए, और आप सब जानते हैं कि 1945 में ऐसे ही 2 बॉम्ब्स जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंक दिए गए, जिसकी वजह से लगभग पूरी की पूरी खत्म हो गई थी ये दोनों सिटीज। इस एक्शन से आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो एक तरह से ही वाज शेकन। कोई इंतहा नहीं थी उनके दुख की। उनको काफी दुख हुआ जब हजारों लाखों लोग मर गए। उसके बाद उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस का आपको पता ही है, बहुत सारे देश मिलकर एक साथ काम करते हैं वर्ल्ड पीस के लिए। पब्लिक मिसिव होता है एक तरह का ओपन लेटर, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा और उसमें अपना एक सजेशन, एक सुझाव दिया कि एक तरह की वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, और उस गवर्नमेंट का काम यह होना चाहिए कि ना सिर्फ एक कंट्री में, ना सिर्फ अपनी कंट्री में, बल्कि पूरी दुनिया में ही पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके, शांति को एस्टैब्लिश किया जा सके। उनके लेटर का बहुत ज्यादा असर था नहीं, कुछ भी असर नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डेकेड यानी आने वाले लगभग 10 साल तक वो पॉलिटिक्स में और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। आइंस्टाइन जो थे वो और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स के साथ मिलकर इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। लोगों से बताया कि क्यों जरूरी है आर्म्स बिल्डअप को रोकना, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटम बॉम्ब्स जो हैं, किस लिए सभी देशों को उन पर रिसर्च खत्म करनी चाहिए और एटम बॉम्ब्स को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में पीस और डेमोक्रेसी की स्थापना हो। 1955 में उनकी डेथ हो गई। 76 इयर्स ओल्ड थे उस टाइम वो। और आइंस्टाइन को हमेशा एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे जाना जाता है। वर्ल्ड सिटीजन क्यों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में सोचा, वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी जो रिसर्च है वो सिर्फ मेरी कंट्री के काम आए, सिर्फ जर्मनी के काम आए, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड की चिंता करते थे और बहुत ही विजनरी थे। तभी वो चाहते थे कि सब कंट्रीज को आपस में शांति से रहना चाहिए, जो वॉर्स हैं वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो ये था चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर की इंग्लिश समरी भी मैंने अपलोड की है, आपको लिंक भी स्क्रीन पे दिखेगा, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। आई रेकमेंड कि वो समरी आप जरूर सुने, क्योंकि उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।